मेरा आज गुडविल का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करूँगा। इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने थ्योरी इसके कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको इसकी थ्योरी से रिलेटेड बातें जाननी हैं तो आप लास्ट वीडियो देखिए, ठीक है बेटा। और जो बच्चे अभी न्यू हैं, आए हुए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे आपको और भी अच्छे से वीडियोज और बिल्कुल ईजी मेथड में आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे मेनली 3 ही मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, बट इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन सा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है और थर्ड फार्मूला आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का। और देखिए आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहले तो हम फार्मूला आपसे डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूला क्या होता है, राइट। तो ये देखिए आप, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा सबसे फर्स्ट जो होगा वो क्या क्या चीज़ें आती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहला पार्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। गुडविल निकालने के लिए सबसे जो फॉर्मूला यूज होगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज, राइट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। जितने सालों का होगा वो आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट बेटा। तो ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स का हमारा निकल जाएगा कि कितने ईयर्स का है। सपोज करो कि 5 ईयर्स का प्रॉफिट या लॉस जो भी गिवन है वो प्रॉफिट लॉस आप लिखोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल। बट इतना सिंपल आपको क्वेश्चंस नहीं दिया जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे अगर आपका टोटल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स आपसे बोला जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने इस पे स्टार मार्क किया है। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे और जितने नंबर ऑफ ईयर्स है वो सेम ही रहेगा। तो टोटल प्रॉफिट, कई बार प्रॉफिट को हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स में कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी इसको हम कहते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, राइट। तो अब देख, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज का मीनिंग होता है बेटा, the number of years for which the firm is likely to earn same amount of profit after change of ownership because of the efforts put in the past। यानी जब कभी भी आप ऑनरशिप चेंज होता है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना बिजनेस सेल करता है, तो वो बोलता है कि पिछले 4 सालों में या पिछले 5 सालों में या पिछले 3 सालों में जितनी ऑन एवरेज प्रॉफिट मेरा हो रहा था, आपका आने वाले फ्यूचर में भी 3 to 4 ईयर्स 5 ईयर्स तक आपका ये सेम प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है। ये एक एज्यूम करता है वो, और इस तरह से जो बोला जाता है कि आपका सेम प्रॉफिट होगा, जो ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते हो तब भी जितना हमारा है ऑन एवरेज आपको ये प्रॉफिट तो 4 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी उसकी कमिटमेंट होगी नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज में, उतना आपको उतनी ईयर्स तक आपका ये प्रॉफिट सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 मार्कर में आ जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, उसको आप देखिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि 16, 17, 18, 19, 20, ये 4 ईयर्स हमने ले लिया। 4 ईयर्स में एक एज्यूम कर लिया, ये 10,000 है, 20,000 है, 15 है, 25 है, 10 है। ये हमने प्रॉफिट हमारा गिवन है 5 ईयर्स का। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया जितनी ईयर्स का प्रॉफिट होगा उनको आप ऐड करो। तो 10, 20, 15, 25 एंड 10, इसको आपने ऐड कर लिया, राइट बेटा। ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड किया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज हमने एज्यूम किया कि 2 ईयर्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसको प्लस करोगे तो आपका 80 आएगा और डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किया 16 और इंटू 2 किया तो 32,000 आपका आ गया, राइट। बट इतना सिंपल क्वेश्चंस बहुत
कम आने के चांसेस होते हैं अगर सिर्फ गुडविल से आए। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ें दे दिया जाएगा आपको आगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, उसमें। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये चीज़ें कब ये कैलकुलेट हम कब करेंगे, आपको मैंने बताया था इससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि परचेज्ड गुडविल और एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको नॉन परचेज गुडविल भी कहते हैं। बेटा परचेज्ड गुडविल को आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग अपने बुक्स में आप एसेट साइड पे दिखा सकते हो इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में नहीं शो कर सकते। तभी हम शो करेंगे जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको शो करने वाली बात नहीं होगी, तो या फिर आपका बिजनेस सेल किया जाएगा उस टाइम हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स को हम जनरली बुक्स में हम शो नहीं करते। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 शो किया जाता था, सेल्फ जनरेटेड को हम नहीं शो करते। अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये रामू है, इंडिविजुअल पर्सन था, ये अपना जो है सो सोल प्रोप्राइटरशिप था इसका, और ये अब चाह रहा है क्या कि मान लो कि बाहर जाना चाह रहा है तो अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है, तो इसने पार्टनरशिप फॉर्म को अपना बिजनेस सेल कर रहा है। पार्टनरशिप फॉर्म भी एग्री हो जाता है कि हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि ऐसा है कि हमने काफ़ी टाइम से अपना बिजनेस किया, तो मार्केट में एक हमारा अपना हमने क्या किया, गुडविल बनाया हुआ है, तो हमें गुडविल का भी अमाउंट चाहिए, राइट। तो ऐसे कंडीशंस में फर्म उसको जो अमाउंट देती है, सपोज कि 1 लाख रुपीज़ दे रही है गुडविल के लिए, यह गुडविल आप इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में आप बैलेंस शीट के एसेट्स में आप दिखाओगे, ठीक है। और अगर इसने बिजनेस किया और जब तक ये सेल नहीं कर रहा है उससे पहले अपने गुडविल को ये अकाउंट्स में शो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है, ठीक है बच्चे। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपकी नॉर्मल प्रॉफिट्स या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जिसको हम कहेंगे, नॉर्मल भी कहेंगे और कई जगह नॉर्मल प्रॉफिट देखोगे और कई जगह आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट देखोगे। तो ये जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है उसमें हमें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या ऐड और क्या लेस करेंगे, वो आप देखिए। कैलकुलेट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा तो माइनस में, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, और पास्ट ईयर्स, ठीक है। बिफोर पास्ट ईयर का होगा तो बिफोर एडजस्टमेंट, यानी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया, उससे पहले के जो पास्ट एडजस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस है उसको लिखेंगे। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव और लॉस है तो नेगेटिव, यानी माइनस का साइन ब्रैकेट कर देंगे हम। अब देखिए आप इसमें ऐड करेंगे। अब ये समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो रहा है और क्यों ऐड होगा। अब नॉर्मल लॉस को हम ऐड करेंगे, बेट क्यों ऐड करेंगे कि फ्यूचर में कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है इसका मतलब फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट है, यानी फ्यूचर में क्या इस तरह के प्रॉफिट्स होंगे, क्या संभावना है कि क्या चीज़ें आएगा या नहीं। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो अभी प्रेजेंट में अगर आपका अब नॉर्मल लॉस हुआ, लॉस बाय फायर होगा, लॉस बाय थेफ्ट है, या डिविडेंड आपको पे किया गया, इंटरेस्ट पे हुआ, या लॉस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये चीज़ें हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा हो, ठीक है, लॉस हो। डिविडेंड पेड, आप जब आपने शेयर्स इशू करोगे तब आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो पे करोगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप पे नहीं करोगे, राइट। इंटरेस्ट पेड, अगर आपने डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं या किसी से लोन लिया है तभी तो आपको पे करना पड़ेगा। क्या ज़रूरी है कभी आपने आगे अगर रिडीम आपने डिबेंचर्स कर दिया, आपने लोन का पेमेंट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन फ्यूचर ये सब हमें डिविडेंड पेड ये सब चीज़ें हो, तो जो इसको हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस के अंदर लाते हैं बेटा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये पॉइंट भी कोई ज़रूरी है कि जो इस ईयर अगर हमने एसेट्स को बेचा और लॉस हुआ तो क्या नेक्स्ट ईयर भी हमारा प्रॉफिट होगा। हर साल तो हम फिक्स्ड एसेट्स को बेचते नहीं। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स यानी लॉन्ग पीरियड तक के लिए हम अपने एसेट्स को रखते हैं, हाँ, ताकि वो बिजनेस को बेनिफिट पहुंचा पाए, ठीक है। तो ये अगर आप कभी भी सेल करते हो तो आप लॉन्ग ईयर में कभी कभार करोगे, तो ये सब चीज़ें नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग और रेकरिंग,
दो तरह के होते हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब जो कभी कभार होता है, रेकरिंग का मतलब जो रेगुलर वे पे बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये ध्यान रखना है कि नॉन रेकरिंग को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूशन हो जाए बेटा, राइट, तो हम कैसे करेंगे? तो अब आप देखिए कि अगर इसका ओवर वैल्यूशन होता है, मान लो आप कि हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना, ठीक है बच्चे। ट्रेडिंग अकाउंट में ये हमने लिया क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने लिया क्लोजिंग स्टॉक है, और यहाँ हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस लॉस, और इस साइड आपका सेल्स आता है, ठीक है बेटे, और ओपनिंग स्टॉक आपका इस साइड आता है, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप ध्यान दीजिए, ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक आपका इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा, क्योंकि सेम साइड पे अगर ये था पहले 10,000, ठीक है, अगर हम इसको 20,000 यानी कि 20,000 कर देते हैं, 10,000 इंक्रीज करते हैं, तो 10,000 का प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए यानी सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलर तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, तो आपका अगर इनकम साइड की चीज़ें डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड है। मान लो आपका कि ये था आपका पहले 30,000, ठीक है, बाद में ये 20,000 आपने लिख दिया, तो आपका अगर 20,000 ये हो जाता है तो 10,000 डिक्रीज हुआ, तो प्रॉफिट भी आपकी क्या होगी, 10,000 से डिक्रीज हो जाएगी। तो रेक्टिफाई करने के लिए यानी सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर देंगे ताकि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए हम, राइट। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, मैंने जैसे बताया कभी कभार ऐसे फ्यूचर्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सपेंसेस होंगे, राइट। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस है, जिसको मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है। तो ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आपका है, वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के एक्सपेंसेस हो। तो यही रीज़न है कि हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने चार्ज कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पेड वेजेज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने वेजेज पेड किया न्यू मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो क्या होगा, न्यू मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। बट हमने गलती से क्या किया, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझकर हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेज करके लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, आपका नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि नेट प्रॉफिट भी उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उतने अमाउंट को आपको प्रॉफिट में ये ऐड कर देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब आगे का पॉइंट देखिए आप, हेलो बेटा। अब आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेस अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन क्या होता है, ऐसा गेन जो कभी कभार, मैंने कोई ज़रूरी नहीं कि हो, राइट। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हाँ, विनिंग लॉटरी अमाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एक्सेट्रा, ये आपके क्या है, अब नॉर्मल गेन है बेटा। कैसे है, अब देखो, आप गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो तो आपको गेन होगा, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि गेन ही हो, लॉस भी हो सकता है। दूसरी बात, ये हर साल पर ईयर नहीं होगा, ठीक है, कभी कभार 4 साल 5 साल 10 सालों में कभी एक बार इससे हम फिक्स्ड एसेट्स को बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता। अब अगर हमने कंसीडर पास्ट में किया था तो ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया होगा, तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। विनिंग लॉटरी अमाउंट, अगर आपने लॉटरी का टिकट का पैसा आपने जीता या किसी भी तरह से लॉटरी आपने जीता, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर्स में भी इस तरह के अमाउंट्स आते रहेंगे, इस तरह का, हाँ, विनिंग द लॉटरी टिकट या इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट। अब सपोज हर बार तो हमें इंश्योरेंस का क्लेम लेने वाली बात तो होगी नहीं, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम इंश्योरेंस को क्लेम करेंगे और फिर उस क्लेम का रिसीव करेंगे।
लेकिन कोई ये क्या पर ईयर ऐसा होता है, पर ईयर हम रिसीव करेंगे नहीं। तो बेटा ये आपका अब नॉर्मल गेन कहलाता है और इसने आपके प्रॉफिट को पास्ट में इंक्रीज किया होगा। तो सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से नॉन रेकरिंग इनकम की बात अगर हम करें, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। तो डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो आप, तो ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया होगा। तो आपको सही करने के लिए, उसे एक्यूरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग इनकम है। अब कोई ज़रूरी तो थोड़ी है कि आपको डिविडेंड पर ईयर मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं देगा, अगर किसी कंपनी का आपने शेयर्स वगैरह परचेज किया है, राइट। इंटरेस्ट रिसिप्ट, अगर आपने किसी कंपनी का डिवेंचर्स परचेज किया है या किसी को आपने लोन दिया है, अगर उसने आपको पूरा का पूरा लोन का अमाउंट आपको पे कर देता है तो फिर नेक्स्ट ईयर से वो इंटरेस्ट रिसीव वाली बात नहीं रहेगी, राइट। तो ये आपका लोन पे कर देता है या डिवेंचर्स का अमाउंट पे कर देता है कंपनी, तो हम नहीं करेंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल हर बार हमें ये एक्सपेंसेस हो, ठीक है। इसे हम नॉन रेकरिंग नेचर का कहते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका उसी तरह से एक दूसरा इसका रिवर्स वाला हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हम उसको चार्ज करते हैं, नहीं, रेवेन्यू को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। अगर आपका सिर्फ आपका गिवन था, ठीक है, वेजेज पेड, तो हमने गलती से क्या किया, इसे हमने समझ लिया कि वेजेज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, और इसे हमने मशीनरी में ऐड कर दिया, जिससे आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पे नहीं लिखने से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको नहीं लिखने से प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया सेम अमाउंट से। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का था, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके पीएल के डेबिट में आएगा या ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, जिससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। गुड। अब जैसे हमने ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन वाली बात की थी, वही सिस्टम आप यहाँ आ रहा, देखिए आप, ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होता है तो अब इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आपको बता दूं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए आप, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये हमने लिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जैसे वहाँ पे अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा था। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब गलती से जो इंक्रीज हुआ तो ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप लेस में ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को करोगे, माइनस। क्लियर हो गई बात। अब सपोज करो कि ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज होता है तो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा जितना इंक्रीज हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, राइट। नॉन रेकरिंग इनकम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बेटा दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सिंपल वे में समझे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सपोज करो किसी XYZ से हम बिजनेस करते हैं, अगर उसके कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, अपनी अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो उसे हम कहेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होता है, सपोज करो टाटा बिरला, इसके कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, यानी उसके शेयर्स परचेज किया, डिवेंचर्स परचेज किया, ठीक है। अब डिवेंचर्स आपने परचेज किया तो वहाँ से आपको क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो वो आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल इस तरह की बातें हो, ठीक है, इनकम नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसने तो पास्ट में प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया होगा, तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। सेम अगर पार्टनर्स रेमुनरेशंस लाइक अ सैलरी, कमीशंस, ये आपने लिखा ही नहीं, भूल गए आप लिखना, छूट गया, हाँ एक्सक्लूड था ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी लेस करना पड़ेगा, क्योंकि
ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो रेगुलर बे पे आपको बिजनेस चलाने के लिए करना ही पड़ता है। आपको स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा, आपको मैनेजर्स को कमीशन आप देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि उसकी सैलरी से ज़्यादा आप देंगे तभी तो वो एक्स्ट्रा काम करेगा, ठीक है, और भी एफर्ट लगाएगा, नए नए टेक्निक सोचेगा। तो हम इसलिए क्या कहते हैं, उसको सैलरी के साथ कुछ % हम इन कमीशंस का भी देते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा मेहनत से काम करे। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक अ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब मान लो कि कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस है, अभी तो उसने उसको छोड़ दिया था, हाँ नहीं लिखा, बट इंश्योरेंस प्रीमियम तो पर ईयर देना ही पड़ता है हर बिजनेस को। अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस करवाना है, कंपलसरी है। कभी भी अगर मान लो कि आग लग गया, लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय थेफ्ट हुआ, या ऐसा कोई भी सर्कमटेंसेस होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल जाएगा, फिर आपको लॉस नहीं होगा, फिर बहुत कम लॉस होगा या नहीं के बराबर लॉस होगा, ठीक है। बट फ्यूचर एक्सपेंसेस समझ के अगर उसने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इट इज एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूड है मैंने कि इंश्योरेंस प्रीमियम को नहीं लिया गया है, हाँ, नॉट टू बी पेड, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर उसने लिखा है तो इसका मतलब है कि इसने नहीं किया, लेकिन आपको करना है माइनस। क्यों करना है? क्योंकि ये हर साल आपको इंश्योरेंस देना होता है बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे ताकि आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट आ पाए, एक्चुअल प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो पाए। इस तरह से प्रॉफिट लॉस माइनस प्लस करके आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट। अगर बेटा ये पॉइंट्स आपको क्लियर है तो समझ लो कि फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके क्वेश्चंस में बनाने में, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। जैसे बेटा ये हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है कि मधु एंड विधि आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। Following terms, Manu will get 2/5 of share of profit. Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchases, 3 years normal average profit of the firm. Profit of the previous 3 years is this. अब ये पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो आप प्रॉफिट 21 का दे रखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो ये आपका क्या है, अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब नॉर्मल लॉस है तो इसने फ्यूचर में क्या किया होगा, आपके पास्ट में प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया होगा। तो सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये ऐड करना होगा। लॉस 80,000 गिवन है, लॉस है ये। इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड इज 1,10,000। वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है, मान लो कि 60 के एज पे रिटायर करना था, बट उसने 55 पे ही रिटायरमेंट ले लिया, यानी 5 साल पहले ही ले रहा है। तो हमें तो मालूम नहीं था एज ए फर्म कि वो इस तरह का काम करेगा, हाँ, कि वो 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लेगा। लेकिन हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि उसकी अपनी मर्जी होती है लोगों को, ठीक है, काम करे ना करे साथ में। अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा बेटा कि जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट हम दिखा रहे हैं इसमें, ये कोई फ्यूचर में ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग रिटायरमेंट लेंगे इसी तरह का। तो ये आपका अब नॉर्मल लॉस है, यही रीज़न है कि हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। तो लॉस में इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो एग्जैक्ट हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा। 19 में प्रॉफिट आपका 1,10,000 है, इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब सेल फिक्स्ड एसेट्स को हमने सेल किया, उससे हमें क्या हुआ, गेन हुआ, वो इंक्लूड है। अब ये भी आपका क्या है, अब नॉर्मल गेन है। तो जब अब नॉर्मल गेन कोई होता है, राइट, पास्ट में आपके प्रॉफिट को इंक्रीज किया होगा, ठीक है, तो आपको फ्यूचरिस्टिक एग्जैक्ट करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा ताकि आप करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। तो अब देखिए आपकी कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बेटा सॉल्यूशन 8 का हम करना है, उसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हम लिख सकते हैं। डेट, प्रॉफिट या लॉस आपका गिवन है तो ऐसे हम ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे, रुपीज़, एडजस्टमेंट्स जो भी एडजस्ट हुआ था उसको करना है प्लस माइनस, एंड देन फाइंड द नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब देखिए आप इसमें हम ना
19 पहले, फिर 20, फिर 21 लिखेंगे। ये सीक्वेंस ज़्यादा बेटर है, आप इस तरह को फॉलो कर लें। तो ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। 19 में प्रॉफिट था 1,10,000 का, 20 में लॉस था, तो लॉस था तो हमने ब्रैकेट पहले ही डाल दिया, और 21 में प्रॉफिट है तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट्स था आपका क्या, तो 19 में हमारा क्या था कि गेन हुआ था फिक्स्ड एसेट्स पे। तो अगर गेन हुआ तो उसने आपके प्रॉफिट को इंक्रीज किया होगा, तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ये एक तरह का अब नॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो 5 ईयर्स पहले ही, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि 5 ईयर्स पहले ही उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो फॉर्म को तो पता नहीं था, एक ही बार झटका लगा समझो। तो ऐसे कंडीशंस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर्स में भी इस तरह की बातें होगी कि कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले, राइट। तो हम इसको अबनॉर्मल लॉस समझेंगे, अबनॉर्मल लॉस ही होता है, और इसको हम क्या करेंगे, इसने आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया था, तो हमें सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसे हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो हम ये पॉजिटिव करेंगे। इसके बाद 21 में आपका क्या कर रहा है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस हुआ था फायर से, तो इससे भी आपका क्या होता, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, अब नॉर्मल लॉस है तो डिक्रीज हो गया, तो आपको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको आप समझिए, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आपने 11 से पहले आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो हर जगह बचपन में आपका होता है। तो प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस हो जाएगा। इनका डिफरेंस लेंगे 80,000 माइनस होगा, और ग्रेटर साइन प्लस का है तो प्लस ही रहने देंगे हम। अब ये देखिए आप, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, डिफरेंस कितने का है, 30,000 का लिखेंगे। इनमें ग्रेटर साइन किसका है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपका साइन रहेगा। ये भी पॉजिटिव है, प्लस 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 ही होता है, इन दोनों को ऐड करिए 70। ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही प्लस था। अब इनको आप ऐड करिए, ये टोटल कितना हो गया, 1,80,000, राइट। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपका कितना गिवन है, 1,80,000, तो 1,80,000 लिखेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3, ओनली 3 ईयर्स का दिया हुआ है, 3 से डिवाइड कर देंगे, आ गया ये 60, राइट। अब आते हैं हम गुडविल का। गुडविल का हमें क्या करना होता है बेटा, कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट हमारा 60 आ चुका है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज 2 गिवन है क्वेश्चंस में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। इसको आप बॉक्स में लिख देंगे, जो भी फाइनल आंसर आता है उसको हमें बॉक्स में लिखना होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखो बेटा, यहाँ दिया हुआ है क्या कि सुमित परचेज्ड Amit's business on 1st April 2021. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchases. Average normal profit of last 4 years. 4 years का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट आप 4 सालों का गिवन क्या है, ईयर एंडेड, राइट, 31 मार्च 2018, 19, 20, 21, और प्रॉफिट ये गिवन है सारे, इसमें कोई भी लॉस नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए आप, अब नॉर्मल लॉस आपका 20,000 गिवन है, वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इज दिस। ये अब नॉर्मल लॉस है, कब, 2018 में। तो अब नॉर्मल लॉस है तो हमें अब नॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो 18 में आप इसको ऐड कर देंगे एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब फिक्स्ड एसेट्स वॉज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड गेन ऑफ 25,000 वॉज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। फिक्स्ड एसेट्स है आपका, उसको हम बेच रहे हैं और हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे गेन होता है तो ये आपका अब नॉर्मल गेन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसे हम माइनस करेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट। ठीक है, अब किसी रीजन से कुछ ओवरसाइट हो गया जिसकी वजह से नहीं कर पाया वो इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, उसने पे नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि ये फ्यूचर का एक्सपेंसेस है, हमें हर साल ये करना ही करना है, ठीक है। तो कोई भी फ्यूचरिस्टिक अगर एक्सपेंसेस है, फ्यूचर की एक्सपेंसेस है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करने के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में ही तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो निकाल रहे हैं इसको। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट एक्सपेंसेस है, हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस है जो एक्सक्लूड है, जिसको लिया ही नहीं गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ताकि आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाए। ये कौन से ईयर का है, 20 का। तो 18 का भी हो गया, 19 का भी हो गया, 20 का भी हो गया एडजस्टमेंट्स। क्या निकालना है आपका, वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। तो अब देखिए आप कैसे निकालते हैं। अब बेटा ये हमारा दे रखा है सॉल्यूशन 12, कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, डेट गिवन है, प्रॉफिट और लॉस हम यहाँ पे लिख देंगे, एडजस्टमेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब देखिए आप, ये डेट्स और अमाउंट्स हमारे पास गिवन है, इसको एट इट इज लिख दिया हमने। 18 में क्या कह रहा था, 18 में हमारा कह रहा जा रहा था कि वो आपका अब नॉर्मल लॉस है, तो अब नॉर्मल लॉस है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। 19 में क्या कहा जा रहा था, 19 में कहा जा रहा है कि आपने एसेट्स बेचा प्रॉफिट पे, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। तो बेटा जब कभी भी अगर इस तरह की बातें होती है तो आप ध्यान रखें कि आपके प्रॉफिट को इसने इंक्रीज कर दिया होगा गलती से, अब नॉर्मल गेन है ये, तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इसे भी आप माइनस करिए, ठीक है। 20 में क्या कह रहा है कि फ्यूचर अभी तो उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में इसका एक्सपेंस आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, राइट। तो आप माइनस करेंगे, 21 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डैश। अब आप फिर प्लस माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, क्या है 80 और 20 प्लस 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 होगा 1 लाख, प्लस माइनस माइनस होगा, डिफरेंस आपका आ जाएगा 1,20,000, और पॉजिटिव ग्रेटर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, डिफरेंस आपका 1,45,000 आ रहा है, और ग्रेटर साइन 1,60,000 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे 2 लाख है, कुछ नहीं है तो 2 लाख ही लिख देंगे हम। अब इसको आप ऐड करिए तो ये आपका टोटल 5,65,000 हो जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है बेटा एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी लिख सकते हो, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट कितना था आपका, आया ना 5,65,000 लिख देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स था 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,41,250। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है 1,41,250, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,82,500, और इसे हम बॉक्स में रख देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि इसको अच्छी तरह से करने हैं ताकि आगे जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो प्रॉपर तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाओ। अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का है उसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालनी पड़ेगी। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल वेट्स आ जाएगा। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज होता है। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देखिए क्या है। अब ये 14th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। रमन एंड दमन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60 और 40 है बेटा, राइट। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीइंग द गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी 50 आपको रमन का मिल रहा था और दमन को कितना मिल रहा था, 40,000 की सैलरी मिल रही थी। क्लियर है। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन ऑन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द पार्टनर सैलरी। यानी जो ये प्रॉफिट है इसमें पार्टनर सैलरी को माइनस नहीं किया गया, ठीक है, उससे पहले का ही ये नेट प्रॉफिट गिवन है। तो ये 3 years का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, 19, 20 और 21 का। ऑन 1 April 2021
जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। इसको सैलरी नहीं दी जा रही है, सिर्फ प्रॉफिट का 1/4 दिया जाएगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेजेज, 4 years परचेजेज है, एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर पार्टनर सैलरी। ठीक है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका 3 years का निकालना है आफ्टर पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट टू बी वेटेड, अब प्रॉफिट वेट कितना दे रखा है 1 2 3। ठीक है, ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, जो ग्रेटेस्ट वेट है वो आपका सबसे लास्ट ईयर का है, यानी कि ये आपका 19 है, ये 20 है और ये 21 का गिवन है वेट्स। राइट, कैलकुलेट क्या करना है, ओनली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है और कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए आप इसको किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस करेंगे हम। ठीक है, देखो आप कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स लिखेंगे। वेटेड प्रॉफिट, डेट गिवन था हमारा, डेट हमने लिखा, प्रॉफिट और लॉस लिखा, एडजस्टमेंट लिखा, नॉर्मल, ये यहाँ तक जैसे हम पहले कर रहे थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, उसी तरह की करेंगे चीज़ें। फिर इसमें 2 कॉलम और भी आप ऐड कर दीजिए, वेट और वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, बाकी चीज़ें सब कुछ ये 4 कॉलम तो पहले की तरह ही रहेंगे। अब इसमें गिवन था आपका 19 20 21 का ये प्रॉफिट गिवन था सारा। सैलरी उसको नहीं दिया गया पर ईयर, कितना 50 और 40 यानी 90,000, तो 90,000 आप पर ईयर माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका रेगुलर बे पे आप दोगे तो आपका एक्सपेंस है, ये तो रेगुलर है ना, रेगुलर बे पे ही देना है, हर साल देना है, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में गिवन होता है। तो जो चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखी गई है, यानी वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, उसे हम सैलरी दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपका फाइंड आउट हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हम कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अभी लिख देंगे, आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, 50,000 आ रहा है डिफरेंस, ग्रेटर साइन आपका प्लस है, प्लस लिख दो। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 11,000 आ रहा है, ग्रेटर साइन क्या है प्लस का, तो प्लस रहेगा। फिर ये भी आपका 1,30,000 और माइनस में 90 है, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर साइन क्या है प्लस का है, तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप वेट गिवन था 1 2 3, तो वेट 1 2 3 लिख देंगे। राइट, और वेटेड प्रॉफिट, अब यहां मैंने क्या किया, ABCDE एफ क्या होगा D/E। राइट, यानी इसको नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट निकलता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, अब इनको आप ऐड करोगे और इसको भी आप ऐड कर दोगे, टोटल आप निकालोगे वेट का और वेटेड प्रॉफिट का, तो ये निकल गया। ठीक है बच्चे, अब ये निकलने के बाद फॉर्मूला हमारा था क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, मैंने डायरेक्ट ही डिजिट लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो 1,92,000 यहाँ लिखा और 6 ये आपका टोटल वेट है, टोटल वेट ये लिखा, इससे डिवाइड किया, ये आपका कितना आ गया 32,000। राइट, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज। राइट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका 32,000 निकला है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज 4 गिवन है, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,28,000 आ रहा है, और ये आपका फाइनल आंसर है, तो इसे हम बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँ, कई बार सपोज करो कि एडजस्टमेंट नहीं गिवन होगा, तो क्या क्या आपका आएगा, ये जो आपका ये जो 2 पॉइंट्स है ये दोनों कट हो जाएंगे, एडजस्टमेंट और नॉर्मल हट जाएगा। ठीक है, बाकी आएगा क्या, डेट, प्रॉफिट या लॉस, वेट और वेटेड प्रॉफिट, ये 4 कॉलम होंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट होगा तो आपको ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। ठीक है, लाइक करें। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।